हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आरएच कारक और गर्भ रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये हमारा रक्त की संरचना में नेक्स्ट टॉपिक है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी सीरीज में आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आरएच कारक क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो आरएच कारक दरअसल में एक एंटीजन ही है, जिसे कई वैज्ञानिकों ने पांचवा एंटीजन कहा, यानी 4 एंटीजन के अतिरिक्त जो 4 रक्त समूह थे उसके अलावा एक अलग एंटीजन यानी कहा गया आरएच। और आरएच सबसे पहले रिसस बंदर में लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में खोजा था। हमें पता है कि रक्त समूह की खोज 1900 में लैंडस्टीनर ने की थी, जिसमें 4 अलग अलग रक्त समूह खोजे थे। लेकिन लगभग 40 साल बाद लैंडस्टीनर और उनके साथी वीनर ने मिलकर रिसस बंदर में आरएच एंटीजन खोजा, जिसे आरएच फैक्टर कहा गया, क्योंकि इस कारक के द्वारा ही आगे हम रक्त समूह के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक जो रक्त समूह का कॉन्सेप्ट है वो बता पाते हैं। तो यहाँ समझने की बात ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। हम जानते हैं कि रक्त समूह 4 अलग अलग प्रकार के थे और उनको हमने उनके नियम के अनुसार ट्रांसफर करने की जरूरत जब होती है तो उसके अनुसार किया जाता है। लेकिन ये देखा गया कि ए रक्त समूह वाले का रक्त जब ए रक्त समूह वाले को दिया गया तो समूहन की क्रिया होती है। इसी प्रकार यदि बी वाले को बी रक्त समूह वर्ग दिया जाए तो भी समूहन की क्रिया होती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो यही बात लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस बंदर पर रिसर्च करके बताई कि आखिर एक नया एंटीजन और होता है जिसे हमने नाम दिया आरएच कारक, या यूं कहिए कि लैंडस्टीनर और वीनर ने कहा कि ये एक अतिरिक्त जो है एंटीजन है जिसे हमने आरएच फैक्टर कहा, क्योंकि इस फैक्टर के आधार पर ही ये निर्धारित होगा कि किसका रक्त समूह धनात्मक वर्ग है और किस व्यक्ति में रक्त समूह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हम ये जान लें कि आरएच कारक या आरएच एंटीजन अगेन जैसे हमने ए बी और जो है ए बी रक्त समूह की बात की, तो जिस प्रकार एंटीजन आरबीसी की सतह पर होते हैं ठीक उसी प्रकार आरबीसी की सतह पर ही आरएच एंटीजन भी उपस्थित होता है। ध्यान रखना, आरबीसी की सतह पर ही आरएच एंटीजन भी उपस्थित होता है। और इसी के आधार पर, इसी को आधार मानकर लैंडस्टीनर और वीनर ने 2 प्रकार के यानी रक्त समूह और बताए, या यूं कह सकते हैं कि देखिए धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पॉजिटिव रक्त समूह उन्हें कहेंगे जिनमें आरएच एंटीजन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और जिनमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है एंटीजन, वो ऋणात्मक रक्त समूह में आएंगे। अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये कोई अलग से रक्त समूह नहीं है, ये सभी के साथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, अर्थात उसके रक्त में ए एंटीजन है, और यदि मान लीजिए उसके रक्त समूह में एंटीजन आरएच एंटीजन भी उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? ए पॉजिटिव रक्त समूह। यदि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के ब्लड के अंदर यदि आरएच एंटीजन नहीं है तो वो कहलाएगा ए नेगेटिव।
बात समझ में आई। यदि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के ब्लड में RH एंटीजन उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे ए पॉजिटिव अर्थात ए धनात्मक रक्त समूह। यदि मान लीजिए ए रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है, उसके रक्त के अंदर RH एंटीजन एब्सेंट है यानी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे ए नेगेटिव रक्त समूह। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर बी है तो प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बी नेगेटिव होगा। तो इसी प्रकार हर एक रक्त समूह के अंदर उन चारों में हम धनात्मक उसे कहेंगे जिसमें RH एंटीजन होगा, और जिसमें नहीं होगा उन चारों में उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक रक्त समूह। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि RH फैक्टर आखिर है क्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत में, हमारे देश में लगभग 93% जो व्यक्ति हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी लगभग 93% में ये धनात्मक होते हैं, यानी इनके अंदर एंटीजन RH होता है प्राकृतिक रूप से। जबकि कुछ यानी 7% में नेगेटिव होते हैं, यानी उनमें RH एंटीजन एब्सेंट होता है। इसी प्रकार वर्ल्ड में भी अधिकतर जो लोग हैं उसके अंदर भी धनात्मक रक्त समूह होते हैं, जबकि कुछ के अंदर ही नेगेटिव रक्त समूह होते हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी। तो इसका महत्व की हम बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है, आपने देखा होगा कि ये बोर्ड्स के क्वेश्चंस के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, इससे संबंधित क्वेरी नीट के एग्जामों में भी यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए कि RH कारक का महत्व क्या है। आखिर हमारे रक्त समूह में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, तो उसी को हमें देखना है। देखो, प्राकृतिक रूप से RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं होती है। मानव में जब हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से RH एंटीजन के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन यदि मान लीजिए RH ऋणात्मक व्यक्ति को, जो व्यक्ति RH ऋणात्मक है, यदि उसको बार बार धनात्मक रक्त समूह दिया जाए, ध्यान रखना RH ऋणात्मक है तो उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसको बार बार अगर मान लो RH प्लस धनात्मक रक्त समूह वाला देंगे ब्लड, तो इसमें RH एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी, और इस क्रिया को ही हम आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि ये सेम जाति के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आइसो इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का अर्थ होता है जैसे हम टीकाकरण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीजन शरीर में डालते हैं निष्क्रिय रूप से, और वो एंटीबॉडी डेवलप कर देता है हमारे रक्त के अंदर, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारे रक्त में उस एंटीजन के लिए यानी लड़ने का काम करेगी। जैसे मान लीजिए हम चेचक रोग के लिए जो है टीका लगाते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। अब वहां पर क्या होगा, उस एंटीजन से एंटीबॉडी डेवलप होगी, और ताकि भविष्य में कभी सक्रिय रूप में भी यदि मान लीजिए चेचक वायरस आता है, तो वो एंटीबॉडी उससे लड़ने में, फाइट करने में हमारे शरीर को मदद करेगी। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस के लिए लगातार वैक्सीन और उसकी खोज की जा रही है। दुनिया की तमाम लेबोरेटरीज में हजारों साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ लोग जो इससे फाइट करके अपने आप को यानी बचा पाए हैं, यानी कोरोना संक्रमण के बाद सुरक्षित बच गए हैं, उनके रक्त के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है प्लाज्मा के अंदर। तो आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, उनके रक्त से प्लाज्मा को निकाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, और वो एंटीबॉडी उस प्लाज्मा के द्वारा दूसरे प्राणी के रक्त में जो संक्रमित व्यक्ति है
उसके रक्त में चढ़ा दी जाती हैं, जिससे उसके अंदर भी वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो ये तमाम प्रयास जो है लगातार किए जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो समझने की बात है वो है आइसो इम्यूनाइजेशन हो जाता है, अर्थात उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। अब समस्या ये आती है कि यदि मान लीजिए ये वाली कंडीशन है, आप इधर देखते हैं, यहाँ हमने एक अलग, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस क्या होता है, और यहाँ इसको हम किस प्रकार इससे उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका शब्दार्थ मैं समझा दूं आपको। गर्भ का मतलब होता है फीटल, रक्ताणु मतलब आरबीसी को कहते हैं, और कोरकता अर्थात जब भ्रूण कोरक अवस्था में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में होता है, तो उस दौरान गर्भ अवस्था में रक्ताणुओं के अंदर क्या होता है, समूहन हो जाता है, जिसको अपन ने पिछले वीडियो में लेक्चर में पढ़ा था कि आरबीसी में समूहन हो जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया के कारण, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण। तो उससे हमें बचाना होता है। लेकिन अगर परिस्थितियां ये हैं तो ऐसा संभव होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसी को हम गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। तो इसको विस्तार से समझिए कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई महिला है, कंडीशन क्या होगी, यदि कोई महिला है और उसकी शादी किसी पुरुष से होती है जिसका रक्त समूह RH धनात्मक है। ध्यान रखना, RH धनात्मक जो रक्त समूह वाला जो पुरुष है, उसकी शादी किसी RH ऋणात्मक रक्त समूह वाली महिला से होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इससे पहले एक बात और हमें समझनी है कि RH धनात्मक जो ग्रुप होता है वो प्रभावी होता है, और RH ऋणात्मक जो है वो अप्रभावी यानी रिसेसिव होता है, और ये डोमिनेंस होता है। तो मेंडल के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर RH धनात्मक शिशु जन्म लेगा, यानी शिशु का जो रक्त समूह है वो RH धनात्मक रक्त समूह होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि मान लो इस महिला को, यानी गर्भ में जब ये प्रेग्नेंट होती है, तो शिशु का रक्त समूह RH धनात्मक होता है, जबकि महिला का रक्त समूह हमने कहा ऋणात्मक है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि महिला का रक्त जो है शिशु के रक्त से जब फीडिंग होती है यानी प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, तो प्रारंभ में क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं बनती है या कम बनती है, जिसके कारण जो शिशु है वो जीवित रह भी सकता है जन्म के बाद। लेकिन यदि मान लीजिए ये स्थिति बार बार रहती है, ठीक है, ये स्थिति कंडीशन बार बार आती है, तो क्या होता है कि प्रसव के समय जब ब्लीडिंग होती है तो नाल के द्वारा रक्त जो है, नाल का जो रक्त है वो महिला के रक्त से मिल जाता है, शिशु का रक्त महिला के रक्त से मिलता है, उससे महिला के रक्त में RH एंटीबॉडी बनना लगती है, यानी बनना शुरू हो जाती है। और जब ये बार बार स्थिति आ रही है तो नेक्स्ट टाइम यदि मान लो अगर कोई शिशु फिर से यदि यानी महिला कन्वेंस करती है और फिर जो है शिशु फिर से RH धनात्मक रक्त समूह वाला यदि गर्भ में आता है, तो चूंकि पहले से एंटीबॉडी बन चुकी है, इसलिए गर्भस्थ शिशु की समूहन के कारण मृत्यु हो जाती है।
और ऐसे गर्भस्थ शिशु को हम रीसस शिशु कहते हैं। रीसस वही बंदर के नाम से आया है, रीसस शिशु। और इस शिशु को पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है गर्भ में ही, इसीलिए इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यदि मान लो शिशु बच जाता है तो इसे ये बहुत कमजोर होगा, इसके रक्त में लगातार समूहन की क्रिया चलती रहेगी और इसे यानी कुछ समय बाद ही इसका यानी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो ऐसे अवस्था में ये कंडीशन जब आती है तो आखिर क्या उपाय इसका हम करें, तो इसके लिए ध्यान रखने की बात जो है वो है प्रसव पूर्व 72 घंटे के अंदर लगभग 72 आवर्स के भीतर RH ऋणात्मक जो माता है या महिला जो है उसे RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देकर बचाया जा सकता है, या हम कह देते हैं 0 एंटीजन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और दूसरा तरीका है कि रीसस शिशु का संपूर्ण रक्त को हम स्थानांतरित करके नया रक्त ट्रांसफर कर दें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, अक्सर महिलाओं को ये देखा जाता है, इसीलिए RH कारक का जो है उनका जो है जांच की जाती है, ताकि महिला को जो गायनोलॉजिस्ट है वो सही सजेस्ट कर सकें कि आखिर जो शिशु के अबॉर्ट होने की क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉज है। तो बेसिकली मेन जो एक कॉज होता है उसके पीछे ये होता है कि RH महिला को बार बार यदि मान लो RH शिशु यानी रक्त के समूहन के कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो इसे हमने गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्या है RH कारक और इसका महत्व क्या है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वीडियो लगातार देखते रहिए, पॉज करके इसको अच्छी तरह समझिए, अपने नोट्स मेंटेन करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।